हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज हम लोग टैली प्राइम का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेकंड चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने केवल टैली प्राइम की बेसिक और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि टैली प्राइम कौन लोग पढ़ सकते हैं, ये किस कोर्स के अंतर्गत आता है और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। यानी आज से ही मेरा समझ लीजिए टैली प्राइम का क्लास स्टार्ट है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जस्ट लाइक हम लोगों का कैलेंडर ईयर जो शुरू होता है, जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों का जो कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर को अगर हम लोग देखें तो आपका जनवरी से स्टार्ट होता है, यानी जनवरी महीने से स्टार्ट होता है और आपका दिसंबर में जाके खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग इस्लामी वर्ष देखें तो ये मुहर्रम से स्टार्ट होता है और जिलहिज्जा को जाके ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। उसी तरह अगर हिंदू ईयर्स देखें तो हिंदू ईयर भी चैत्र से स्टार्ट होता है और फागुन में जाके खत्म हो जाता है। सेम जस्ट इसी तरह से हम लोगों के बिजनेस के लिए भी एक वर्ष होता है, यानी इसमें हमारा सारा का सारा बिजनेस और व्यापार स्टार्ट होता है। ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। यानी आपका जो भी बिजनेस है वो किस साल के अंतर्गत स्टार्ट हुआ, वो साल हम लोगों का कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2025 और 26। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो हमेशा आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके खत्म हो जाता है। यानी आपका पूरा 12 महीने का ये हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर बनता है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत हम लोगों के अपने पूरे के पूरे दुकान के जितने भी खरीदो फरोख्त हम लोग किए रहते हैं वो सारा का सारा डिटेल्स गवर्नमेंट को हमको जमा करना होता है। अब ये काम कैसे करता है, आइए इसके बारे में हम लोग अब डीप में और डिटेल में जानते हैं। कहते हैं अ फाइनेंशियल ईयर इज अ 12 मंथ पीरियड यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस टू कैलकुलेट एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टैक्स एंड अकाउंट। यानी सीधी सी बात है कि हमारा फाइनेंशियल जो है वो गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस के लिए एक कैलकुलेटिंग रिपोर्ट्स है, जो कि पूरे 12 महीने के रिपोर्ट्स को कैलकुलेट करके रखा जाता है कि उसमें उस सामने वाले बिजनेसमैन ने कितना सामान खरीदा और उसने गवर्नमेंट को कितना रुपए पेमेंट किया। उसको इस साल के अंतर्गत अपना पूरा का पूरा पेमेंट क्लियर करना रहता है। क्या होता है समझते हैं, आइए। जैसे मान के चलिए हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका, अभी हम लोगों का 2025 स्टार्ट है, तो हम लोगों का 1 अप्रैल से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया था। यानी अब कोई भी बिजनेसमैन 1 अप्रैल के बाद और 31 मार्च से पहले तक जितना भी वो सामान उसके पास आया होगा, जितने भी गुड्स उसके पास आए होंगे और वो जो भी अपना जीएसटी या वगैरह जो भी चीज उसका अगर कुछ अधूरा छूटा या बाकी रह गया है, तो 31 मार्च आने से पहले पहले गवर्नमेंट को वो अपने इस पूरे 1 साल का लेखा जोखा गवर्नमेंट को पहुंचा देगा। यानी कि गवर्नमेंट पूरा समझ जाएगा कि 2025 से लेके 2026 यानी 31 मार्च से पहले पहले गवर्नमेंट उसके सारे डेटा को अपने पास कलेक्ट कर लेगी। इन केस अगर वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर अपना पूरा टैक्स नहीं जमा करता और वो फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर जाता है, जैसे उसके कुछ टैक्स 2025 और 26 में बचे हुए थे, यानी कि जैसे उसका 31 मार्च से पहले पहले तक उसके कुछ चीजें कुछ टैक्सेस बचे हुए थे और वो जमा नहीं कर पाया, तो मेरा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा यानी अगले 1 अप्रैल से जो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो 2026 और 27 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगी, यानी कुछ उससे आपको टैक्स लेगी और उसके साथ साथ उस पर कुछ ब्याज भी लगा देगी। और साथ ही साथ में उसके ऊपर बहुत ही सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, यानी अगर आपने अपने 25-26 का टैक्स पूरा क्लियर नहीं किया और आपका अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 स्टार्ट हो गया, तो ड्यू पेमेंट जो है उस पर तो गवर्नमेंट आपको पहले एक्स्ट्रा पैसा यानी ब्याज भी जोड़ेगी, साथ ही साथ में आपके ऊपर लीगल नोटिस भी जारी कर सकती है। और उसके साथ साथ में अगर आपने और ज्यादा लेट कर दिया तो और लेट करने के बाद आपके जो आईटीसी है, जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, उसको भी आपके लिए ब्लॉक कर देंगे। अभी ये आईटीसी क्या होता है, इस चीजों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बस अभी फाइनेंशियल ईयर का मतलब इतना ही समझिए कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारे बिजनेसमैन और गवर्नमेंट्स के बीच में एक ईयर का डील होता है, जिसमें बिजनेसमैन अपना पूरा ईयर का जितना भी टैक्स कैलकुलेशन होता है, जो भी वो टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, वो गवर्नमेंट को ले जाकर रिपोर्ट करके बताता है। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद ही आपको देना है, ये मंथली वाइज क्वार्टरली ऐसे भी करके दिया जाता है, लेकिन ये एकदम कंपलसरी है कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले आप अपने पूरे 1 साल का पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट तक पहुंचा दें। उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। यानी व्यापार जगत में चाहे जहां का भी व्यापारी हो, सभी लोगों को अपना काम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल एक चीज सुना होगा, जो स्कूल का सत्र होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। आपका जो स्कूल हो गया या कोचिंग हो गया या कोई भी ऐसी संस्थान हो गई, ये भी आपके बिजनेस से ही रिलेटेड है।
तो सारे बिजनेस का जो फर्स्ट ईयर होता है, यानी जो उनका न्यू ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है। उतने के बीच में उनको अपना पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास ले जाके पहुंचाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको थोड़ा मोड़ा जरूर समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो को पीछे से करके देख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे के हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का हम लोग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और ये कैसे काम करता है। तो अभी हम लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2025 और 26 का चल रहा है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप इसको चाहें तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर है आप इसको याद भी कर सकते हैं, अच्छा चीज है। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, यहाँ पे एक टेबल्स बना के रखा गया है। लिखा द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स इन मार्च, यानी हमारा 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अब वो इन सारे मंथ्स में चलते 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 मार्च 31 को जाके, यानी 31 मार्च 2026 यानी 2026 को आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका नया फाइनेंशियल ईयर यानी 2026 और 27 स्टार्ट होगा। तो जो भी बिजनेसमैन होंगे, इतने महीने के बीच में उन्होंने जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया, जितना भी टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया, वो सारा का सारा टैक्स उनको गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है और अपना पूरा टैक्स का स्लैब अपने आप को गवर्नमेंट से क्लियर करा लेना है। अन्यथा अगर उनका कुछ टैक्स ड्यू रहता है तो गवर्नमेंट उन पर अलग से पेनल्टी और उन पर कुछ सेंक्शन वगैरह लगा सकती है। अब इसमें एक बात और समझनी है। देखिए, मान के चलिए कि सभी लोगों का तो बिजनेस 1 अप्रैल से ही नहीं स्टार्ट होता है। कुछ नए बिजनेसमैन जो होते हैं वो हो सकता है अक्टूबर से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें या नवंबर से भी स्टार्ट कर लें। तो इससे कुछ भी मतलब नहीं। अगर उन्होंने अक्टूबर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो भी उनका फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का ही रहेगा, बट गवर्नमेंट उनसे मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मांगेगा। उनको अपना अक्टूबर से ही उन्होंने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, यानी उनको अक्टूबर से लेके मार्च तक का जितना भी उन्होंने सामान खरीदा और बेचा, जितना भी उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया, वो गवर्नमेंट से ले जाके अपना क्लियर कराना पड़ेगा। बाकी का गवर्नमेंट इतने का रिकॉर्ड उनसे नहीं मांगेंगी। लेकिन जिन्होंने भी अगर अक्टूबर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया उनके लिए भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ही है, यानी उनको भी 31 मार्च से पहले पहले अपना पूरा का पूरा टैक्स क्लियर करा लेना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। उम्मीद है आपको फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया होगा कि ये बिजनेस में कैसे काम करता है। सीधी सी बात हम लोग बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर व्यापार जगत यानी बिजनेसमैन के लिए हैप्पी न्यू ईयर का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चीज हम लोगों को क्या देखना है। अगला चीज है फाइनेंशियल ईयर डिस्कशन इन पार्लियामेंट। सेम इसी तरह जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे गवर्नमेंट के पास भी चलता है। इसमें क्या चीज होता है ये देखते हैं। कहते हैं वित्तीय वर्ष पर संसद में चर्चा। हमारे संसद में भी हमारे वित्तीय वर्ष यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर पे चर्चा होती है, जो कि गवर्नमेंट्स हमारे स्टेट और हमारे अलग अलग पार्ट्स यानी जो भी हमारे स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उनको कितना पेमेंट देना है, क्या चीज देना है, उस पर भी डिस्कशन होता है। साथ ही साथ इससे हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, यानी किस सामान पे कितना टैक्स बढ़ाया जाए और किस सामान पे कितना टैक्स घटाया जाए, इसका भी पूरा का पूरा डिस्कशन हमारे पार्लियामेंट में होता है। तो आइए एक बार पढ़ के देखा जाए क्या होता है। कहते हैं यस इन इंडिया द डिस्कशन अबाउट द फाइनेंशियल ईयर मेनली हैपेंस ड्यूरिंग द बजट सेशन इन द पार्लियामेंट। यानी जब पार्लियामेंट में बजट सेशन पेश होता है उसी दौरान हम लोगों के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर भी डिस्कशन होता है। कहते हैं व्हेन इट हैपेंस, यानी ये कब घटित होता है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर पे चर्चा कब होती है। कहते हैं द बजट सेशन यूजुअली बीइंग्स इन फरवरी एवरी ईयर, यानी हम लोगों के पार्लियामेंट में जो बजट सेशन यानी गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है कि किस स्टेट से कितना पैसा आया, किस स्टेट को वो कितना रुपए दे रहा है, ये वगैरह वगैरह जितनी भी सारी डिटेल्स हैं, इन सारे पैसों का जो डिस्कशन होता है वो फरवरी मंथ से आपके स्टार्ट हो जाता है। फरवरी मंथ से स्टार्ट होता है, यानी फरवरी मंथ में पूरा का पूरा गवर्नमेंट के जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, जो कि आपके कौन है, निर्मला सीतारमन, वो क्या करेंगी, पूरा का पूरा 2025-26 का ब्यौरा पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगी और वो बताएंगी कि उनके पास कितना इनकम आया था और वो कितना इनकम किनको किनको कैसे करना चाहती हैं और वो किन किन चीजों पे अभी आप टैक्स बढ़ाना चाहती हैं और किन किन चीजों से टैक्स हटाना चाहती हैं। उन सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन हमारे पार्लियामेंट में होता है। आगे कह रहे हैं ये क्यों होता है। कहते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट इन लोकसभा, यानी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, एनुअल बजट, एनुअल मतलब होता है सालाना यानी वार्षिक, वार्षिक बजट पूरा का पूरा हमारे लोकसभा में लेके आते हैं। द बजट इंक्लूड्स एस्टिमेट इनकम एक्सपेंडिचर एंड न्यू फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी सीधी सी कहने की बात यह है कि जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं
वो पूरा का पूरा हमारा बजट लेके आते हैं और वो पार्लियामेंट में समझाते हैं कि उनको कितना इनकम आया, यानी गवर्नमेंट टोटल का टोटल 2025 से लेके 2026 के बीच में कितना टोटल टैक्स उसने कलेक्ट किया और टोटल उन्होंने कितना एक्सपेंस किया। एक्सपेंस का मतलब हो गया उन्होंने टोटल कितना खर्च किया, यानी हमारे गवर्नमेंट ने टोटल अपनी जनता पे या अपने उनको सुविधा देने के लिए टोटल कितने रुपए खर्च किए इसका, और उनको कितना बजट मिला इसका वो लेखा जोखा लेके आते हैं। फिर फाइनल में क्या किया जाता है, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को घटा के देखा जाता है कि गवर्नमेंट कितने फायदे में है। फिर वो जो पैसा बचता है उन पैसों को फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बाकी बचे बचे स्टेट में क्या करती है, डिवाइड करती है, जिससे हमारे पास नई नई पॉलिसीज आती हैं। कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिबेट ऑन द बजट प्रोपोजल, यानी कि जब से ही हमारी निर्मला सीतारमण यानी जैसे ही हमारे पास हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर वो बजट लेके आते हैं तो उसमें यानी हमारे पास जितने भी पार्लियामेंट्स में मेंबर बैठे होते हैं वो इस बजट के ऊपर अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपनी अपनी बातों को बताते हैं। कहते हैं बेस्ड ऑन डिस्कशन फाइनल अप्रूवल आर गिवन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लान, यानी पूरा का पूरा जब डिस्कशन हो जाता है यानी किस राज्य को कितना रुपए देना है, किस राज्य के पास पैसे कम है तो उनको कितनी सुविधा देनी चाहिए, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, कितने रुपए किनकी सैलरी होगी, ये सारा का सारा डिस्कशन हमारे पार्लियामेंट में सभी के सभी मेंबर्स मिलकर कर लेते हैं। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या किया जाता है, फाइनली गवर्नमेंट्स को उस फाइनेंशियल प्लानिंग को भेज दिया जाता है। अब गवर्नमेंट उस पर बढ़िया से चर्चा करके फिर हम लोगों को क्या करती है, वो मौका देती है, यानी फिर पार्लियामेंट में जितने भी लोग मेंबर्स होते हैं उनको एक हफ्ते के लिए वीक दिया जाता है, यानी इनको छुट्टी दी जाती है ताकि वो फिर जाके आराम से उस पर विचार करें, दोबारा से फिर से ये सेशन स्टार्ट होता है। पढ़ते हैं, कहते हैं बजट सेशन हैज इन टू फेज, सॉरी बजट सेशन हैपेंस इन टू फेसेस, यानी जो बजट सेशन होता है वो दो फेज में होता है। पहला फेज फरवरी से मार्च तक चलता है, उसके बाद छोटा सा ब्रेक होता है फिर चलता है, यानी जो मैं बताया कि यानी पहले ये पूरा डिस्कशन होकर सारी चीज क्लियर हो जाएगी, फिर वो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट्स को वो सारी की सारी प्लानिंग दे दी जाएगी, फिर बीच में एक शॉर्ट ब्रेक हो जाता है, यानी पार्लियामेंट में एक शॉर्ट ब्रेक होता है ताकि जितने भी हमारे पार्लियामेंट्स के मेंबर है वो उस चीजों पे फिर से दोबारा से विचार करें। अगेन कहते हैं द डिस्कशन डिसाइड हाउ टू कंट्रीज मनी विल बी मैनेज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, यानी फिर दोबारा जैसे उनका सेशन स्टार्ट होता है कुछ दिन की छुट्टी के बाद से, वो हमारा एकदम फाइनल टाइम होता है जहां पे पूरी की पूरी मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के वो इस बात पे मुहर लगा देते हैं कि हाँ ये चीज अब होना चाहिए, जिनको जितना हक मांगना रहता है गवर्नमेंट से, यानी हर एक राज्य वाले अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना अपना पैसा और अपना अपना हक मांगते हैं, और फाइनल डिस्कशन होकर के यानी सेकेंड राउंड में हमारे पूरा का पूरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज होने वाला वो सारा का सारा चीज क्लियर कर दिया जाता है। कहते हैं फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड रूल्स टैक्स चेंजेस एंड स्कीम आर फाइनलाइज्ड इन दिस सेशन। वही मैं बताया कि देखिए यानी लास्ट सेशन में हम लोगों के ऊपर भी बहुत सी सारे जो भी बदलाव होने वाले हैं वो सारे चीज होते हैं, यानी टैक्स के रूल में कितना बदलाव करना है, टैक्स किस पे घटाना है, टैक्स किस पे बढ़ाना है, ये सारे के सारे चीजों और नई नई कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, इन सारों चीजों का फाइनल डिस्कशन लास्ट राउंड में होके पूरे के पूरे अगले ईयर यानी अगर हम लोगों का जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा यानी 2026 और 27 के लिए पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे मेरे 2026 और 27 में वो टैक्स स्लैब फिक्स हो जाएगा और सामानों पे उतना ही टैक्स लगेगा। ओवरऑल उम्मीद है आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक था, पहले हम लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही हर एक चीज का अपना न्यू ईयर होता है उसी तरह से बिजनेस का भी अपना न्यू ईयर होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इतने दिन के बीच में जो भी गवर्नमेंट्स होते सॉरी जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पूरा का पूरा टैक्स का पूरा डिटेल गवर्नमेंट को दे देते हैं और अपना पूरा टैक्स क्लियर करा लेते हैं। इन केस अगर वो अपना पूरा टैक्स क्लियर नहीं कराएंगे गवर्नमेंट उनपे कुछ ना कुछ नया सेशन, कुछ उनपे पाबंदी और कुछ उनको लीगल नोटिस भेज सकती है। साथ ही साथ लेट पेमेंट होने पे उनको लेट फी पेमेंट यानी लेट जो उनका ये है टैक्स है उस पर लेट फीस भी देना पड़ता है, यानी शायद 50 रुपए पर डे के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा पैसा लगता है। ये तो इसका शुरुआत है, यानी जो बिजनेसमैन है ये शुरुआत का चीज है। लास्ट वो 5000 पर डे के तक पहुंच जाता है, यानी अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो गवर्नमेंट पर डे आपको 5000 तक चार्ज कर लेगी, यानी आपका जितना बड़ा टैक्स होगा उतना ही बड़ा आपको गवर्नमेंट को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा जो कि लेट फी होता है। अब आगे अगर फिर देखेंगे तो हम लोगों ने फिर आगे ये पढ़ा था कि एनुअल बजट क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा एनुअल बजट में गवर्नमेंट आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनकी मतलब मेन गवर्नमेंट रनिंग गवर्नमेंट होती है वो अपना पूरा बजट लेके आती है, उनको एक साल में कितना इनकम हुआ, उन्होंने कितना एक्सपेंस किया, अगले साल कौन कौन सी गवर्नमेंट को स्कीम देनी है, किस चीज पे बजट किस चीज पे टैक्स को बढ़ाना, किस चीज पे टैक्स को हटाना,
इन सारी चीज़ों का डिटेल से जो डिस्कशन होता है वो हमारे पार्लियामेंट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल बजट, जो कि हमारी लोकसभा में पेश किया जाता है। और ये हमारे फाइनेंशियल ईयर पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि इसी से हम लोगों के सामान और हम लोगों के बिजनेस पे टैक्स को क्लियर किया जाता है कि गवर्नमेंट उस पर कितना टैक्स कैलकुलेट करेगी। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो मेन पॉइंट पढ़ना है कि बजट का आम लोगों पर असर, यानी इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन कॉमन पीपल, यानी जो गवर्नमेंट ने बजट पास किया उससे हम लोगों के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा। पहला पढ़ते हैं, कहते हैं टैक्स रेट बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, जब इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होने से लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। यानी अगर हमारा किसी सामान पे टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो सामान हमको महंगा पड़ेगा, तो इससे हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अगला कह रहे हैं महंगाई बढ़ या घट सकती है। जैसे देखिए, जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो थोड़ा सा हम लोगों को पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा था। लेकिन अगर थोड़ा और पीछे चले तो हम लोगों को थोड़ा बिजली या ऐसी जो चीजें थी, या कांग्रेस हो गई, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं तो सपा हो गई, उस टाइम थोड़ा बिजली की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब देखेंगे तो हम लोगों को बिजली अच्छी मिल रही है। तो ये सारे के सारे फर्क जैसे ही नई गवर्नमेंट्स या हमारे नए फाइनेंशियल ईयर आते हैं तो उन सब पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि पेट्रोल पे कितना टैक्स लेना है, डीजल पे कितना टैक्स लेना है, लाइट्स पे कितना बिजली बिल आएगा वगैरह। ये सारा का सारा डिटेल में डिस्कशन जो होता है वो सब का सब अपना हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर। इस पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट के जो अंडर में आने वाला है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में पेट्रोल डीजल आता है, और पेट्रोल डीजल सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होने के बाद से इसी के ऊपर फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी हक आता है। यानी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट तो अलग से टैक्स कैलकुलेट करता ही है, साथ ही साथ में हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे पैसा को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो यूपी में जो पेट्रोल है वो शायद 98 रुपए के आसपास है, ऐसे कुछ है। लेकिन अगर वही बिहार में चले जाएंगे वहां पे 105 रुपए है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए तो बराबर है, उसने तो बराबर का ही उस पर टैक्स लगाया। बट हमारी बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर 7 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट यानी एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या कैसे कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सीधा फर्क पड़ता है, यानी बजट जब पास होता है तो इससे हम लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। फिर कह रहे हैं नई योजनाएं आ सकती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नई नई योजनाएं लेके आएगी, जिसके अंतर्गत जैसे हम लोगों का एक मनरेगा योजना आया था। मनरेगा में क्या हुआ था, गरीब लोगों के लिए बहुत ही सारी योजनाएं मिली थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट नई नई योजनाएं ला सकती है, जिससे गरीब लोगों को और छात्रों को और व्यापारियों को थोड़ी सुविधा हो जाए। जॉब और बिजनेसेस पर असर, कई सरकारी नौकरियां की योजनाएं स्टार्टअप और सपोर्ट या सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां ला सकती है। यानी गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करती है कि मुझे नई फैक्ट्री कहाँ पे लानी है, कैसे लानी है, नई नई योजनाएं कैसी लानी है, हमको नए नए बिजनेस कैसे स्टार्ट करने, ताकि हमारे कंट्री में जो यूथ जॉबलेस है उनको जॉब प्रोवाइड किया जा सके। लोन और सेविंग पर फर्क, साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ये भी तय करती है बैंकों में ब्याज दर कैसे होगा, वो किस तरह से आपसे गवर्नमेंट यानी वो जनता से कैसे किस हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करेगी। इन सारी चीजों का जो पूरा का पूरा डिटेल में जो अपना डिस्कशन होता है वो हमारे बजट सेशन में ही होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आज का जो हम लोगों का टोटल डिस्कशन था एक तरह का एक लेक्चर ही था, इसमें हम लोगों ने सीखा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर का गवर्नमेंट के थ्रू हम पे क्या असर पड़ता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है तो हम लोगों ने पढ़ा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता और 31 मार्च को जाके खत्म हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक व्यापारी को अपना पूरा का पूरा टैक्स 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्लियर कर देना होता है, फिर उनका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। फिर साथ ही साथ में मैंने पूरा चीज डिस्कशन किया। ये था हमारा सेकंड लेक्चर। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। धीरे धीरे हम लोग डिटेल में पूरे अच्छे तरीके से एकदम जीएसटी से लेके हर एक चीज को कवर करेंगे, ताकि आपको अपने टैली प्राइम पढ़ते टाइम या आपको कहीं भी अकाउंटिंग का जॉब करते टाइम आपको किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।